हेलो स्टूडेंट, उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डिफाइनाइट इंटीग्रल। तो आपने जो इनडिफाइनाइट इंटीग्रल पढ़े हैं, उस इनडिफाइनाइट इंटीग्रल में किसी भी फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन निकालते थे तो वहां पे प्लस सी लिखा होता था। ठीक है, अगर हम एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे, एक्स का इंटीग्रेशन तो होता था एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो ये सी जो है वो हमें पता नहीं है कि वो क्या है, इसलिए हम इनडिफाइनाइट इंटीग्रल बोलते थे। अब हम पढ़ रहे डिफाइनाइट इंटीग्रल। तो अब जो डिफाइनाइट इंटीग्रल पढ़ रहे उसके लिए जो मैं शुरुआत यहां पे कर रहा हूं स्टूडेंट, ये शुरुआत मैं एरिया फाइंड करने से कर रहा हूं। तो थोड़ा सा देख लीजिए, इसकी शुरुआत है, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है। अब मैं यहां पे एक कर्व निकाल रहा हूं। एक कर्व है, ये कर्व, ये जो कर्व है ये बाउंडेड है बिटवीन टू लाइंस। इस लाइन का नाम है, यहां पे जो पॉइंट है ये ए है, और ये मैं इसको बोल रहा हूं एक्स इक्वल्स टू बी। तो आपको समझ रहा होगा एक्स इक्वल्स टू ए एंड एक्स इक्वल्स टू बी क्यों ले रहे अपन। ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस दो लाइन को नाम दिया मैंने एक्स इक्वल्स टू ए एंड एक्स इक्वल्स टू बी, क्योंकि लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस हैविंग इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स इक्वल्स टू एंड एक्स इक्वल्स टू बी। तो हमें ये जो रीजन है, इस कर्व के नीचे का रीजन, इस कर्व को मैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसका। ठीक है, अब देखो यहां पे ये जो एरिया है, इस एरिया को फाइंड करने के लिए मैं इसको जो सॉल्व कर रहा हूं स्टूडेंट, इस एरिया को फाइंड करने के लिए मैं इस एरिया का जो हमें जो एरिया फाइंड करना है, इसमें इसके नंबर ऑफ पार्ट्स कर देता हूं। जैसे ये बोर्ड है और हमें इस बोर्ड का अगर एरिया निकालना है तो मैं इस पूरे बोर्ड का एरिया ना निकालते हुए इस बोर्ड के मैं n नंबर ऑफ टुकड़े बना देता हूं, पीसेस में उसको डिवाइड करता हूं n नंबर ऑफ पीसेस में। तो n नंबर ऑफ पीसेस जो होंगे वो इक्वल होंगे। मैं यहां से ऐसे स्ट्रिप निकाल रहा हूं इसके, और इस तरीके के n नंबर ऑफ स्ट्रिप निकाले जिसका हाइट एंड ब्रेथ दोनों जो है वो इक्वल होंगे। सीधी सी बात है, ये रेक्टेंगल है तो। ठीक है, और फिर मैंने एक का निकाल दिया और जितने नंबर ऑफ है यहाँ पे स्ट्रिप्स, उनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उस नंबर के साथ, एरिया के साथ, एक के। तो आपको पूरे टोटल बोर्ड का एरिया मिल जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो देन हमें अगर इस दो लाइन के बीच में बाउंडेड ये जो रीजन है, इस रीजन का अगर हमें एरिया निकालना है तो मैं इसको, इस पार्ट को n नंबर ऑफ स्ट्रिप में डिवाइड कर रहा हूं। ऐसे मैंने इसके कितने पार्ट्स बना दिए, तो n नंबर ऑफ पार्ट्स बना दिए स्टूडेंट, आपको दिख रहे होंगे n नंबर ऑफ पार्ट्स ऐसे बना दिए। ठीक है, अब यहां पे मैं किसी एक का एरिया निकालने की बात कर रहा हूं। इसका एरिया निकालते हैं, तो इसका एरिया निकालने के लिए ये तो रेक्टेंगल दिख रहा है, बट यहां पे जब हम रेक्टेंगल निकालते हैं तो ये जो इंटरवल है, मैं बोल रहा हूं h, इसको जो हमने यहाँ पे स्ट्रिप बनाया उसका जो विड्थ है, यहाँ पे h है, सबका h है। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ स्ट्रिप बनाए, n नंबर ऑफ स्ट्रिप बनाए मैंने। अब जब मैं इसका एरिया निकालने की बात कर रहा हूं तो देखो ये फंक्शन पे है पॉइंट, तो एफ ऑफ ए उसका हाइट हो गया और ये h उसका ब्रेथ हो गया। तो इसका एरिया क्या होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो इसका एरिया जो होगा वो होगा h इंटू एफ ऑफ ए। एरिया, एक स्ट्रिप का एरिया बात कर रहा हूं। अब इसका एरिया हो गया, तो क्या ये जो एक एरिया आया हुआ है, इसको हम जितने भी है उसको n से मल्टीप्लाई करोगे। थोड़ा सा सोचो, हम जब बोर्ड की बात करते थे, बोर्ड में जितने भी नंबर ऑफ स्ट्रिप बनते थे उस सबका एरिया इक्वल हो सकता था नहीं, होता था। क्यों? क्योंकि लेंथ एंड
ब्रेथ जो था वो सेम था। इस केस में आप ग्राफ को जरा सा ऑब्जर्व कीजिए, ग्राफ तो ऊपर जा रहा है ना, तो ग्राफ जब ऊपर जा रहा है तो जब हम बात कर रहे हैं कि उसका स्ट्रिप जो हमने बनाया तो उसमें रेक्टेंगल होना चाहिए। तो देखो ऊपर ये कर्व ऐसे ऊपर जा रहा है, इसलिए हम ये वाला पार्ट कंसीडर करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये भी सीधी लाइन नहीं है, ये थोड़ी सी टेढ़ी लाइन है। तो हर इसमें देखो आप अगर ऐसा स्ट्रिप बनाते हो आप यहां से यहां तक, तो कुछ जगह जो है वो छूट रही है, थोड़ी सी जगह जो है वो छूट रही है। देखो स्टूडेंट ऊपर देखिए, क्या आप जो बोल रहे हो इस स्ट्रिप का जो एरिया हम निकाले और उसकी हाइट भी तो बढ़ रही है, तो हम ऐसा थोड़ी ना करेंगे एक का एरिया निकालेंगे और n नंबर ऑफ स्ट्रिप से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसकी हाइट बढ़ रही है तो इसका एरिया थोड़ा सा ज्यादा आएगा, इसका एरिया थोड़ा सा, और बढ़ते जाएगा थोड़ा थोड़ा एरिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस केस में, हमें इस तरीके के एरिया का सम करना पड़ेगा। तो दूसरा जो आएगा, दूसरा कैसे आएगा, तो दूसरा कैसे आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो है ये कितना होगा, कितना होगा, तो यहाँ पे ये जो इसका इंटरवल है ये यहां से यहां तक, वो तो h ही रहेगा ना ये, और ये जो है ये कितना रहेगा, यहां से यहां तक कितना रहेगा। तो यहाँ पे a था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a प्लस एच रहेगा, क्योंकि h से बढ़ गया ना ये रहेगा a प्लस एच। ये कितना रहेगा, a प्लस 2h। सोचो जरा, यहाँ पे 2h ऐड करेंगे तो यहाँ पे आने वाला पॉइंट कैसे आएगा, यहाँ पे आने वाला पॉइंट a प्लस 3h। और आप जाते जाओगे, आप जब ये लास्ट इस पे आओगे, लास्ट मोमेंट पे, ये तो लास्ट वाला जो पार्ट है, हमने ऐसे n नंबर ऑफ स्ट्रिप बनाए, 1 2 3 4 ऐसे कितने, ये आखिरी वाला n नंबर ऑफ स्ट्रिप है n। तो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे जो है वो n है, तो उससे कम है, एक स्ट्रिप उससे कम है। देखो एक कम है ना, एक से कम है, तो ये वाला जो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो होगा a प्लस n माइनस 1 h। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये लास्ट वन जो है, लास्ट वन मतलब मैंने लास्ट के तुरंत पहले वाला लिया। सोचो जरा, लास्ट वाला तो n था, ऐसे कितने नंबर ऑफ स्ट्रिप थे n, तो मैं बोल रहा हूं n के तुरंत पहले वाला, मतलब n में से एक कम कर देना तो ये मिल जाएगा हमें। तो एरिया की बात करते थे, यहाँ पे सबका जो ब्रीथ है, सबका ब्रीथ कितना h है सबके लिए, और हाइट जो है वो बदलते जा रहा है। एक बार हाइट जो है f ऑफ a बनेगा, दूसरे इसमें देखो a है तो f ऑफ a बना, इसका हाइट कितना बनेगा, f ऑफ a प्लस h बनेगा, क्योंकि यहाँ पे f ऑफ a प्लस h है, a प्लस h, यहाँ पे a प्लस 2h है तो f ऑफ a प्लस 2h। तो मैं ऐड करते जाऊंगा सब एरिया को, यहाँ पे आएगा f ऑफ a प्लस h, मैं इसमें और एक एरिया ऐड कर रहा हूं, कौन सा, h इंटू, ठीक है, ब्रीथ इंटू हाइट, हाइट क्या रहेंगी f ऑफ a प्लस 2h, और बढ़ते गए प्लस करते गए, कहां तक करना है, यहां तक करना है, इसका भी उसमें ऐड आ जाएगा, तो कितना h इंटू f ऑफ a प्लस n माइनस 1 h, तो ये बनेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू h, ठीक है। तो a प्लस h यहाँ पे f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, इतने नंबर, ये तो सब एरिया है, क्योंकि हाइट इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ, ये करते जा रहे हैं अपन, और हमें सब का एरिया मिल रहा है। बट जो आपने एरिया यहाँ पे निकाला हुआ है, सुनो, ये जो हमने सम किया हुआ है ना, ये सम, इस सम में ये जो ऊपर का जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, जो थोड़ा सा एरिया छूट रहा है, देखो थोड़ा थोड़ा एरिया छूट रहा है। अब ये जो हमें पूरा टोटल एरिया थोड़ी ना मिल रहा है, हमें इस तरीके के पार्ट का एरिया मिल रहा है, जिसमें ऊपर का जो छोटे छोटे पार्ट्स आपको दिख रहे हैं वो तो छूट गए। हमें अगर टोटल एरिया निकालना है तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो स्ट्रिप जो हम बना रहे, इस स्ट्रिप को इतना छोटा लेना पड़ेगा, मतलब हमें इस h के वैल्यू को, यहां से यहां तक का जो ब्रीथ हम जो बोल रहे थे, इतना छोटा लेना पड़ेगा कि ये एरिया जो है उसमें कवर हो जाए। अब सोचो जरा, अगर मैंने यहां से ये जो स्ट्रिप है एकदम
नजदीक से बनाए, मतलब मैंने h का जो वैल्यू है एकदम कम लिया, तो ये जो है ये एकदम निग्लिजिबल रह जाएगा। इसका क्या मतलब है, हम जो n नंबर ऑफ स्ट्रिप बना रहे हैं वो n नंबर ऑफ स्ट्रिप जो है कितने नंबर ऑफ स्ट्रिप बनाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप बनाएंगे। n का वैल्यू टेंस टू 0 लेंगे, सॉरी इंफिनिटी लेंगे, मतलब n नंबर मतलब क्या, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप बनाएंगे, छोटे छोटे पार्ट्स बनाते जाएंगे, उसमें h का वैल्यू निग्लिजिबल होगा। निग्लिजिबल मतलब टेंडिंग्स टू 0 होगा। तो ये जो सम है एरिया की सम, ये एरिया की सम, इस पूरे एरिया की सम इज नथिंग बट लिमिट h टेंस टू 0, दैट इज n टेंस टू इंफिनिटी। अब जो भैया ये है, इसको लिखने का क्या तरीका है, तो देखो यहां पे जो है स्टूडेंट, हम तो बोल रहे हैं ना ये लिमिटिंग वैल्यू है करके, लिमिटिंग वैल्यू है, और आप ऐसा भी बोल रहे हो कि आपने ये जो स्ट्रिप लेना है, यहां पे आखिरी जो स्ट्रिप है वो 1 से कम है, n से 1 से कम है, बट जो आप स्ट्रिप बना रहे हो वो तो इनफाइनाइटली स्मॉल है ना, इनफाइनाइटली स्मॉल है, तो इस केस में वो जो लास्ट वाला पार्ट है उसको हमने छोड़ भी दिया, मतलब हमने n-1 ना लिखते हुए सिंपली n भी लिख लिया तो भी चलेगा, क्योंकि वो इनफाइनाइटली स्मॉल है। इस केस में हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू इंफिनिटी, या n टेंस टू इंफिनिटी, या फिर h टेंस टू 0। और ये जो सम है, इस सम को लिखने का तरीका देखिए, समेशन मैं लिख रहा हूं r फ्रॉम 1 टू n h इंटू, सब में h है, h को कॉमन निकालो, फिर f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h बढ़ते जा रहा है, तो क्या हम ऐसे नहीं बोल सकते f ऑफ a प्लस r h। आपको लग रहा होगा सर उधर तो n-1 h है, तो मैं बोल रहा हूं ना n-1 इज नथिंग बट n, बिकॉज n इज वेरी, n इज इनफाइनाइट, नंबर ऑफ इनफाइनाइट से यहाँ पे n की वैल्यू, तो n अगर इनफाइनाइट है तो उसके तुरंत पहले का, और इतने छोटे छोटे पार्ट्स बना रहे हम, ठीक है, तो हमने उसको मतलब छोड़ भी दिया तो भी चलता है, हम उसकी जगह पे r लिख रहे हैं, मतलब n लिख रहे हैं, बस n। तो ये हो गया आपका एरिया निकालने का तरीका। अब देखो ये जो एरिया निकाला हुआ है, इससे जो हम एरिया निकालेंगे, ये एरिया आप किसी फार्मूले से भी निकाल सकते हो, इस फार्मूले से निकाल सकते हो, इस फार्मूले से, इसको बोलते हैं डिफाइनाइट इंटीग्रल का फार्मूला, मतलब फंडामेंटल कैलकुलस थ्योरम जो है हम यहां पे यूज करेंगे। और ये जो है ये है सम ऑफ लिमिट्स, मतलब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू, जैसे हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल होता था डेरिवेटिव निकालने का, एंड बाद में हम सेकंड प्रिंसिपल यूज करते थे, तो फर्स्ट प्रिंसिपल में जैसे हम फार्मूला लगा के आंसर निकालते थे और थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस था, उसको ही हम फिर डायरेक्ट सॉल्व करते थे। सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे इसके दो तरीके हैं, इस एरिया को निकालने के दो तरीके, एक तो आप ये लगा सकते हो फार्मूला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, या फिर ये लगा सकते हो लिमिट ऑफ सम। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल है उस एरिया को निकालने का, और ये है आपका डिफाइनाइट इंटीग्रल। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हमें एरिया निकालना है उस कर्व के बीच का, जो दो लाइन के बीच में बाउंडेड है, तो इससे निकाल सकते हो, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। या फिर ये है, तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि इवेल्युएट बाय सम ऑफ लिमिट्स, तो हम इसका यूज करेंगे, और अगर आपको कुछ नहीं दिया है तो हम डायरेक्टली इसका यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये जो होता है इसको लोअर लिमिट बोला जाता है, इसको बोला जाता है अपर लिमिट, और इसको सॉल्व करने का तरीका भी है। तो पहले फिलहाल हम इस तरीके से जाएंगे, बाद में जाएंगे इस तरीके से। तो बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स पे, आ जाते हैं स्टूडेंट। अब देखो ये स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 1 का एग्जाम्पल 1 हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो आपको दिया है कि फाइंड द एरिया अंडर कर्व 3x - 4 बाउंडेड बिटवीन टू लाइन्स 1 and 3।
तो यहाँ पे जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, जो कि दूसरा टॉपिक है। जैसे ये फर्स्ट प्रिंसिपल जैसा है डेरिवेटिव के, तो ये इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, अभी जो हमने रिजल्ट पढ़े थे उस रिजल्ट पे इसको सॉल्व करना है। मैं इसका आंसर क्या आएगा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे, देखो। और हम जा भी रहे वहां पे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस कैसा यूज करेंगे। तो देखो ऐसा होता है कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स रहा स्टूडेंट, अगर इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स होता है प्लस सी, अगर इसका इंटीग्रेशन इसका कैपिटल एफ ऑफ एक्स होता है, मतलब कुछ भी फंक्शन, तो देखो हम इंटीग्रेशन निकाल देते तो प्लस सी लिखते थे साथ में, तो लिमिट ऐसे दे देना, इंटीग्रेशन लिख लेना, जो भी फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है उसको लिखे हुए रहने देना, और ए टू बी। अब ये जो है अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो यहां पे हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। इस एक्स के जगह पे अपर लिमिट रख देना, अपर लिमिट रख दिया, यहां पे माइनस लोअर लिमिट करना, एफ ऑफ ए प्लस सी आ जाएगा अगेन। तो इसमें होता क्या है, ये एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बचा रहा, माइनस एफ ऑफ ए बचा रहा, प्लस सी हो जाएगा, माइनस जाएगा, माइनस सी हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसका आंसर जो है वो आएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, मतलब यहां पे सी लिखने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रॉब्लम में जब भी लिखोगे आप देखोगे कि वो तो जीरो बन रहा है। फिर हम बात करते कि इसका आंसर क्या आएगा, इसके हिसाब से हमें निकालना तो दूसरे तरीके से है, तो बस आंसर तो चेक कर सकते हो आप पहले क्या आने वाला है। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 3x² 2 माइनस 4x। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगेन यहां पे प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 ऐसे लिख लेना। इसका इंटीग्रेशन जैसे हमने उसका इंटीग्रेशन लिखा था। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना। अपर लिमिट मतलब जहां पे x है उसके जगह पे 3 रख देना। तो ये 3 और यहां पे 3 रखने से होता है 9/2, ठीक है। माइनस यहां पे 3 रख रहा हूं, 12 हो गया, ये हो गया अपर लिमिट, पूरा अपर लिमिट लगा देना एक साथ। माइनस लोअर लिमिट मतलब जहां पे x है उसके जगह पे 1, तो यहां पे 1 रखने पे ये 3/2 ही रहेगा और ये -4 रहेगा। कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, तो ये होता है 27/2 और -24, ठीक है। तो अपॉन 2, ये तो आपको पता है ऐसे, -8 हो रहा है, 3 - 8/2, तो ये हो रहा है आपका आंसर 3/2 माइनस माइनस प्लस 5/2, और ये पूरा जो आंसर है वो आ रहा है 8/2 मतलब 4। तो 4 आंसर आ रहा है आपका। इससे जो कि हमको यही तो ज्यादा पढ़ना है, तो हमें बोला गया है लिमिट ऑफ सम का यूज करके इसको सॉल्व करो। तो देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अभी हमने जो पढ़ा है ये फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो लिमिट ऑफ सम का यूज करना मतलब क्या, समेशन फ्रॉम आर टू आर गोइंग फ्रॉम 1 to n h इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच, इसका यूज करना, ठीक है। तो इसका यूज करने के लिए हमें h की जरूरत पड़ेगी, a की जरूरत पड़ेगी, r जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो आपने कुछ रिजल्ट पढ़े हैं आर गोइंग फ्रॉम 1 to n, r रहा तो इसका होता है n इंटू n प्लस 1/2। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? इसका मतलब होता है सम ऑफ नंबर्स गोइंग फ्रॉम 1 to n, 1 से लेके n तक जो नेचुरल नंबर्स रहेंगे उसकी सम, ठीक है। और आपने ये भी पढ़ा है r गोइंग फ्रॉम 1 to n, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स गोइंग फ्रॉम 1 to n, ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, एंड लास्ट वन समेशन गोइंग फ्रॉम r गोइंग फ्रॉम 1 to n,
आर क्यूब अगर रहा तो ये होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये देखो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बता रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि आपको ये पता है। और आ जाते हैं इस प्रॉब्लम पे जिसका आंसर हमारा 4 आ रहा था। इसको देखिए कैसे कैलकुलेट करते स्टूडेंट। तो ये फार्मूला लगने वाला है। इस फार्मूले में हमें n की जरूरत है, सॉरी h की जरूरत है। तो h क्या होता है, यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो 1 है लोअर लिमिट, b का वैल्यू अपर लिमिट का वैल्यू 3 है। और इंटरवल कैसे निकालते हैं, इंटरवल h मतलब क्या, h मतलब वो जो हमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रिप बनाए थे उसका विड्थ h का वैल्यू। अब ये कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, अब सोचो जरा कि हमने यहाँ पे b माइनस ए अपॉन 2 बनाया, सॉरी n बनाया। अब ये कैसे आता है, h क्या है समझ लेना। जो हमने बोला था ना कि यहाँ पे जो दो लाइंस है, दो लाइंस के बीच में ये जो बाउंडेड रीजन है, ये रीजन यहाँ पे यहां से यहां तक का लेंथ जो होता है वो h कैसे होता है, ये a है ये b है। मुझे बताओ आप कि h का वैल्यू b माइनस ए अपॉन n कैसे बना, n नंबर ऑफ स्ट्रिप बनाए थे हमने। आप बताइए मुझे कमेंट्स में कि वो कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते, ये कैलकुलेट करते यहाँ पे आ जाएगा। तो ये b माइनस ए, तो 3 माइनस 1 2 बाई n बनेगा। तो h का वैल्यू होता है 2 बाई n, या फिर आप बोल सकते हो NH इज इक्वल टू 2। ओके, जैसे हम इसको यूज करेंगे। अब वहां पे जरूरत पड़ने वाली है f ऑफ a प्लस आर एच की। तो भैया मेरे यहाँ पे f ऑफ x ये है, तो f ऑफ a प्लस आर एच क्या होगा, जहां पे x है उसके जगह पे a प्लस आर एच रख देना -4। a मीन्स 1, तो हमने इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 हुआ, 3RH माइनस 4, तो ये हुआ 3RH माइनस 1 f ऑफ a प्लस आर एच का वैल्यू। ठीक है, तो अब ये जो है ये यहां पे रख देंगे इंटीग्रेशन में। तो देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 क्या होता है, समेशन r फ्रॉम 1 to n h इंटू f ऑफ a प्लस आर एच का वैल्यू ये हमारे पास 3RH माइनस 1। कैलकुलेट करते इसको। हाँ देखिए स्टूडेंट क्या बनेगा, ये यहां पे h को अंदर लेके जाइए, समेशन फ्रॉम 1 to n r फ्रॉम 1 to n 3h स्क्वायर r, मैंने r को साइड में लिखा और ये h इधर आ गया। अब प्रॉपर्टीज है समेशन, ये जो है इसके प्रॉपर्टीज है, क्या प्रॉपर्टीज है, हम इस 3h स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, समेशन करेंगे r फ्रॉम 1 to n, यहाँ पे r रहेगा माइनस ये h अगेन यहां से बाहर निकलेगा, यहाँ पे 1 बचा, r गोइंग फ्रॉम 1 to n। और इसका क्या होगा 3h स्क्वायर, r का क्या होता है, मतलब ये ऐसा रहा तो इसका होता है, अब भी लिखा था हमने n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और इसका होता है n। अब आपको ये समझना है r का वैल्यू 1 से लेके n तक, और 1 1 1 1 आएगा n टाइम्स, तो n आंसर आएगा ना भैया, तो ये बना। ठीक है, अब हमें यहाँ पे h का वैल्यू लगाना है, और हमने थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ भी कर दिया है। यहाँ पे इतना ही नहीं है, लिमिट है ना, लिमिट h टेंस टू 0 भी यूज करना है। h टेंस टू 0 मतलब n टेंस टू इंफिनिटी, तो हर जगह पे आएगा वो। ठीक है, तो हर जगह पे क्या होना चाहिए, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे भी आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, तो हर जगह पे यहाँ पे भी लिमिट h टेंस टू 0 लिखा रहेगा। ठीक है, अब ये सबके साथ आएगा, ठीक है, पूरे टर्म के साथ यहाँ पे। अब मैं इसकी यहाँ पे h की वैल्यू रख देता हूँ, h की वैल्यू हमारे पास क्या है, n/2 है, तो h स्क्वायर क्या होगा 4/n स्क्वायर होगा। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 3 4/n स्क्वायर, और यहाँ पे होगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, माइनस यहाँ पे भी रख देते हैं कितना n/2, क्योंकि n/2 तो यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए, सॉरी n/2 नहीं उल्टा 2/n,
और एन एच का वैल्यू रख दिया यहाँ पे एन। अब देखो ये एन स्क्वायर है, तो यहां से एक एन इसके साथ कैंसिल हो गया, एक जो यन बचा रहा अभी आपको समझना है, 3 को रहने दीजिए, ये जो यन बचा रहा वो अंदर गया, तो क्या ये 1 + 1/n होगा कि नहीं होगा बताइए मुझे। ये मैंने इसके साथ कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे हो गया 6, मेरे लाल 6 हो गया, ठीक है। और ये यन जैसे अंदर गया n/n 1 होता है, और ये 1/n आ गया, और यहाँ पे आ गए भैया मेरे, तो कैंसिल हो गया, -2 बचा। लिमिट इसके साथ अप्लाई करोगे तो कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट होता है, यहां पे अप्लाई करोगे देखो h टेंस टू 0 का मतलब होता है n टेंस टू इंफिनिटी। आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है मुझे नहीं पता, मैंने इसके पहले भी डिस्कस किया था। n कितने नंबर ऑफ आगे बढ़ाना है, मतलब कितने यंस लेने हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ यंस लेने हैं, छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे पीस करने हैं उसके, ताकि हम एक का एरिया निकाल के बाकी इसकी सम कर दे। तो हमने बोला था कितने नंबर ऑफ पीसेस बनेंगे उस एरिया के, उस तो आपने बोले थे n के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीस करने पड़ेंगे। तो h कितना होगा, h मतलब उसका विड्थ कितना होगा, निग्लिजिबल 0 होगा। तो ये h का वैल्यू 0, तो n का वैल्यू इंफिनिटी। आप n टेंस टू इंफिनिटी भी लिख के सॉल्व कर सकते हो। n का वैल्यू इंफिनिटी है तो 1/∞ 0 होता है, तो 0 हो जाएगा, 6 बचा रहेगा, ये 1 प्लस यहाँ पे अप्लाई कर दिया अपन ने, 0 बन गया, -2, तो 6 - 2, और आपका आंसर कितना आ रहा है स्टूडेंट, 4। और मैंने इसके पहले भी आपको आंसर निकाल के दिया था 4। ये हो गया इस कर्व के नीचे का एरिया जो 1 और 3 के बीच में बाउंडेड है। तो बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम के तरफ। मेरे पास a का वैल्यू दिया हुआ है 0, b का वैल्यू दिया है 4, मैं h का वैल्यू निकाल रहा हूं, तो b - a/n होता है, तो h = 4 - 0/n, तो h = 4/n। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम f ऑफ a + RH का वैल्यू क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये f ऑफ x है, तो यहां पे a + RH आ जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। a का वैल्यू रख देते, a का वैल्यू तो 0 है, तो r का स्क्वायर h का स्क्वायर हो गया, खत्म हो गया कहानी। अब इसका आंसर मतलब क्या, लिमिट h या फिर n टेंस टू इंफिनिटी लिख लो, n टेंस टू इंफिनिटी समेशन r फ्रॉम 1 to n, क्या आएगा स्टूडेंट, यहां पे आएगा f ऑफ h इंटू f ऑफ a + RH। तो हमारे पास लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पे h टेंस टू 0, तो n टेंस टू इंफिनिटी समेशन r फ्रॉम 1 to n h। तो h रहने देते हैं और इसका वैल्यू लिखते हैं, तो ये जो है हमारे पास ये है r² h², तो h³ हो गया और r² बचा रहा है। h³ को मैं बाहर हटा रहा हूं, कांस्टेंट को बाहर हटाना, ये r है, r1 to n दिया हुआ है, इसलिए r को रहने देना बाहर, r² बचा रहा, लिमिट n टेंस टू लिमिट के बाहर नहीं निकालना इसको, ठीक है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहां पे बचा रहा h का क्यूब, r गोइंग फ्रॉम 1 to n, और ये बना r² का फार्मूला अभी पढ़े थे हमने। तो स्टूडेंट r² का फार्मूला 64/3 आंसर आने वाला इसका, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी h का क्यूब। अब h क्या है देखो, h का क्यूब मतलब क्या, 4 का क्यूब बाय n, तो मैं ऐसे कर रहा हूं इसको, देखो 64/n का क्यूब, इसके जगह पे रख दो ना, तो दोनों का क्यूब हो गया। और r² का वैल्यू क्या होता है, n इंटू n + 1 इंटू n प्लस 2n + 1/6, जाके देख लीजिए जरा, ठीक है। तो भाई मेरे अब जो है यहां से 3 है, तो मैंने n³ को n इंटू n² लिख लिया, तो ये n इसके साथ कैंसिल हो रहा है, और कितना बचा रहा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है, 64। अब ये जो n² है यहां पे लेके जा रहा हूं मैं, और ये बन रहा है कितना,
n अपॉन n स्क्वायर, n अपॉन n स्क्वायर, तो ये यहां पे बना 1 अपॉन n क्यूब है ना यहां पे, ओके। तो देखिए क्या करेंगे, ये n स्क्वायर है तो एक n इसके साथ, एक n इसके साथ, जैसे मैंने एक n इसके साथ ले लिया तो 1 प्लस 1 अपॉन n बना, ओके। और इधर आ गया इधर, तो इधर आने के बाद मुझे यहां पे दिख रहा है 2 प्लस 1 बाई n और डिनोमिनेटर में 6 है। मैंने लिमिट अप्लाई कर दिया। अब इसमें किसको समझ नहीं रहा है कि ये कैसे आया भैया, n स्क्वायर जो है उसमें से 2n जो है, एक n इसके साथ इंटू है एक n इसके साथ, तो n जैसे अंदर गया n बाई n प्लस 1 बाई n बाई n तो 1 हो गया, 1 प्लस 1 बाई n 2 प्लस 1 बाई n ऐसे, और n के जगह पे इंफिनिटी रखेंगे तो 0, तो ये भी 0 होता है। तो क्या बचा आपका आंसर, तो आपका आंसर बचा 64, 1 प्लस 0, उसके बाद 2 प्लस 0 अपॉन 6, और ये हो गया 64 इंटू 2 अपॉन 6, इसके साथ कैंसल, और आपका आंसर आ रहा है 64/3, जो कि हमने पहले ही बोला था कि ये आने वाला है। तो उसका आंसर आपका तुरंत मिला था, और ये है आपका लिमिट ऑफ सम का तरीका। तो बढ़ते अगले प्रॉब्लम की तरफ। तो उसके बाद एग्जांपल नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है e का पावर x। तो स्टूडेंट सीधी सी बात है, ए बी हमें लिखने की जरूरत नहीं, आपको भी पता है। और f ऑफ x मतलब हमारे पास यहाँ पे e का पावर x है, तो f ऑफ a प्लस आर एच क्या होगा, तो x के जगह पे a प्लस आर एच रख देना, ठीक है। तो a 0 है तो e का पावर आर एच हो गया, बस खत्म, ओके। तो भैया ये है हमारे पास f ऑफ a प्लस आर एच का वैल्यू, तो कितना होगा, n का वैल्यू होता है b माइनस a, मतलब 2 अपॉन 0, b माइनस 2 माइनस 0, तो ये n, ये हो गया। अब फार्मूले में रख देते हैं, और कितना आएगा आंसर, इसका आंसर आएगा e का पावर 2। करके देखिए, e का पावर x का इंटीग्रेशन, e का पावर x अपर लिमिट, हाँ -1 आएगा, e का पावर 2 -1, ये आंसर आएगा। कैसे आ रहा है देखो, e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x, और लिमिट लगा देना। अपर लिमिट कितना है हमारे पास, e का पावर 2 हो जाएगा, x के जगह पे माइनस, लोअर लिमिट 0 है तो वो 1 होता है, e का पावर 2 -1, ये आंसर आने वाला है, ठीक है। पर हमें निकालना है इस फार्मूले का यूज करके, और तुरंत निकाल सकते हो आप। देखिए क्या होगा, समेशन लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, h टेंस टू 0, summation r going from 1 to n f of a plus rh, ओके। तो ये हो गया लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहां पे a प्लस आर एच, तो वो है h इंटू h चाहिए, तो मैंने लिखा h इंटू समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 टू n, h इंटू एफ ऑफ r प्लस एच का वैल्यू हमारे पास e का पावर आर एच है। तो यहां से h निकल गया बाहर, h निकला बाहर, और समेशन h यहां पे लिख के रहने देता, लिमिट h टेंस टू इंफिनिटी, h निकला बाहर, लिमिट r गोइंग फ्रॉम 1 टू n, e का पावर आर एच। स्टूडेंट मैंने इसको लिखा हुआ है, यहां तक आने के बाद मुझे यहां पे देखो, ये जो है e का पावर आर एच जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है r का वैल्यू हमें 1 से लेके n तक यहां पे रखते जाना है, और उस तरीके के टर्म की सम करना है। मैंने सम किया, देखो e का पावर 1h, तो e का पावर h प्लस 2 रख देना, 3 रख देना, और ऐसे कहां तक जाना, nh के। अब मैंने देखो यहां से e का पावर h को बाहर हटाया, e का पावर h ही बाहर निकल गया, तो 1 बचा, 1 को मैंने e का पावर 0 लिखा। e का पावर 2h का क्या मतलब होता है, e का पावर h इंटू e का पावर h, तो e का पावर 2h,
ई का पावर 3h का क्या मतलब होता है, ई का पावर 2h इंटू ई का पावर h, कॉमन निकाला तो एक से कम होते गया, तो आखिरी में कितना आएगा n माइनस वन इंटू एच। बट क्या मैंने आपको n माइनस वन का मतलब नहीं बताया, n माइनस वन मतलब आप जो यहाँ पे n का वैल्यू ले रहे हो कितना है, इनफाइनाइट नंबर्स है। अब n का वैल्यू जब आप इन्फिनिटी ले रहे हो, अगर वहां से मेरे पास ऐसे समझ लो कि बहुत सारे टर्म है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, और मैंने उस टर्म में से एक टर्म को कम भी कर दिया, ठीक है, तो क्या उस टर्म पे कोई फर्क पड़ेगा, बल्कि मेरे पास तो बहुत सारे टर्म है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। सेम यहाँ पे n की वैल्यू जो इनफाइनाइटली लार्ज है, नंबर ऑफ इनफाइनाइट, n का वैल्यू जो है इन्फिनिटी तक है, और मैंने उसमें से एक टर्म को कम लिखा है, तो मैंने नथिंग बट उस पर तो कोई असर ही नहीं होगा, तो मैंने n ही लिखा है उसके जगह पे। और ये जो है स्टूडेंट, ये इसका ये होता है करके आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है पिछले साल का, उसमें ये थ्योरम है। अगर इस तरीके का सिचुएशन रहा तो इसको ऐसा लिख सकते हो, इस सम को, ये आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिया है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो ये रिजल्ट मैंने लिख लिया इसका। अब ये जो h है ये नीचे आएगा, n टेंस टू इन्फिनिटी, h टेंस टू 0 होता है। यहां पे आ गया, मैंने उस h को नीचे लिखा क्योंकि हमारे पास ये रिजल्ट है, लिमिट h टेंस टू 0, इसका 1 होता है, और मैंने जहां पे h था, ठीक है, उसकी जगह पे 0 रख दिया, और n के जगह पे यहाँ पे h का वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया 2/n, तो यहाँ पे 2 बचा रहा इसके जगह पे। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम करके देख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका एग्जांपल नंबर 3 है वो खत्म हो रहा है। तो वही है कि हमारे पास a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 2 है, और हम यहाँ पे f ऑफ x जो है उसको बोल रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस 1, तो f ऑफ a प्लस आर एच का वैल्यू निकाल के रख रहा हूं मैं, 3 इंटू ए प्लस आर एच स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे a का वैल्यू रख दो 0, तो 3r स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक अब मैं यहां पे स्टूडेंट n का वैल्यू निकाल रहा हूं, सॉरी h का वैल्यू, n माइनस b माइनस a, तो b हमारे पास है 2 माइनस 0 अपॉन n, तो यहां पे है h इज इक्वल्स टू 2/n। तो हम यहां पे आ जाते हैं, समेशन कर लेते हैं, यहां पे फार्मूला लगा लेते हैं, ये होता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। देखो आप अलग अलग समय पे h की जगह पे 0 भी ले सकते हो, और डिपेंड करता है कि आपको क्या रिजल्ट आखिरी में मिल रहा है। तो हमें अगर काम होता कि h से लिमिट आ जाता तो h टेंस टू 0 ले लेना, और n की जरूरत है तो n टेंस टू इन्फिनिटी ले लेना। तो मैं इधर आ जाता हूं, और ये होता है समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 टू n h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूं स्टूडेंट, ये होता है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन r फ्रॉम 1 टू n एच एफ ऑफ a प्लस आर एच, कितना है एफ ऑफ a प्लस आर एच, ये है 3 इंटू आर स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 1। अब h को अंदर लेके जाइए और देखिए क्या रिजल्ट बनता है अपना। तो ये रिजल्ट बनता है लिमिट, ये तो ऐसे रहेगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, तो अंदर लेके गया समेशन गोइंग फ्रॉम r गोइंग फ्रॉम 1 टू n, और ये होगा 3 आर स्क्वायर एच क्यूब माइनस एच। तो यहां पे मैं इस एच क्यूब को बाहर हटा रहा हूं, यहां से सिर्फ n टेंस टू इंफिनिटी लिमिट गोइंग फ्रॉम r गोइंग फ्रॉम 1 टू n, इसके साथ लेके जा रहा हूं। देखो यहां से कुछ बाहर निकाल लेना, कितना 3h क्यूब को बाहर निकाल लेना, r स्क्वायर यहाँ पे बचा रहा लिमिट के अंदर, यहाँ पे समेशन गोइंग फ्रॉम 1 टू n, r स्क्वायर बचा रहा माइनस, इसके साथ भी जाएगा, और लिमिट दोनों के साथ है, ठीक है, ये दोनों के साथ गया, ये भी गया दोनों के साथ n, और ये बना h। तो क्या बनता है, तो फार्मूला तो हमारे पास है n टेंस टू इंफिनिटी। देखो ये 3h क्यूब है और इसका होता है r क्यूब, सॉरी फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1
अपॉन 6 माइनस ये जो है ये होता है स्टूडेंट, यच को बाहर हटा देंगे, 1 बचा, 1 का यन होता है। अब हमारे पास यन का वैल्यू, यच का वैल्यू निकाला हुआ है, यच का वैल्यू यहां पे रख दो और आप देखो आंसर की तरफ बढ़ रहे हो। बहुत ज्यादा कुछ रहा ही नहीं, शुरुआत के अगर प्रॉब्लम्स आप बराबर कर लेते हो तो आ जाता है आपको। यच का क्यूब है तो यच का क्यूब मतलब उसका क्यूब हो गया, उसका क्यूब कितना होगा तो होगा 8 बाय यन का क्यूब। ओके, तो यन है, यन प्लस 1 है और 2n प्लस 1 है, और यहां पे भी रख दिया माइनस यच का वैल्यू n बाई 2, 2 बाई n है तो 2 बाई n रख देंगे और ये n इसके साथ कैंसिल हो गया। और देखिए n का क्यूब है मेरे भाई, तो क्यूब का एक इसके साथ कैंसिल हुआ, स्क्वायर बचा। तो जब हम n स्क्वायर बचने की बात करते हैं तो ये n इसके साथ, एक n इसके साथ, इसके पहले भी हमने किया हुआ है इसको, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, देखो 3 इंटू 8 मैंने ऐसे लिखा हुआ रहने दिया। और जब ये n यहाँ पे आएगा तो n कैंसिल होगा, 1 अपॉन n बना देना इसका, और इसका बना देना 2 प्लस 1 अपॉन n, और n के जगह पे जब आप वैल्यू रखेगी नहीं अपने, 6 बचा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी 6 बचा हुआ रहेगा। तो ये -2 इस तरफ लिख लेना ऐसे। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, और जब हम इधर आ जाते हैं देखो क्या कर रहे हैं अपन, ये 1 बचा, 3 इंटू 8, यहां पे बचा 1 इंटू 2 क्योंकि ये 0 हो गए दोनों, और -2 और अपॉन 6, यहां पे 8 है, ये कैलकुलेट करना, ये कैंसिल हो गया तो 8 माइनस 2 6 बचा, तो आपका फाइनल आंसर 6 आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, और ये जो आखिरी प्रॉब्लम है आप करोगे, बाकी देखेंगे कल।